अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। आइए जानते हैं खबरों में आपके लिए क्या है खास। दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बता रहा हूं। लॉरेंस गैंग और रवि गोदारा गैंग आमने सामने आ गए। दोनों में ठन गई है, किसी भी वक्त बड़ा गैंग वॉर भी हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आपको दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ लगातार गैंगस्टर्स को ठिकाने लगा रहे हैं और इसमें ये रोहित गोतारा का गुर्गा है। आज इसको भी पुलिस ने पकड़ा और फिर देखिए जरा ये क्या कहता है। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे। दोबारा सर दोबारा सर कभी यूपी में नहीं। ये कह रहा है कि बाबा के यूपी में फिर नहीं आएंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई है, दर्द हो रहा है। लेकिन इसके और साथियों का क्या हुआ है बताता हूं आपको। देखिए, इसके और साथी हैं, 2 नाबालिग भी थे, इन्हें पकड़ लिया गया है और ये इस समय पुलिस की गिरफ्त में। इनकी बाइक और ये जहां जहां भागे हैं सब कुछ बरामद कर लिया गया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये रोहित गोदारा की गैंग से हैं। रोहित गोदारा ने कल यूपी सरकार को, प्रशासन को चुनौती दी और आज उनके गुर्गों को यूपी की पुलिस ने सबक सिखाया है। लेकिन इधर गोदारा की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि लॉरेंस गैंग ने योगी को महान बताया है और कहा कि युवाओं के मन एवं आत्मा में हिंदू ज्वार उत्पन्न करने के सम्मान, सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीधे योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर गोदारा को लॉरेंस गैंग धमकी दे रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। दिशा पाटनी के घर पर रोहित गोदारा के गुर्गों ने फायरिंग की और यूपी पुलिस ने इनका एनकाउंटर किया। लेकिन इनके एनकाउंटर के बाद यूपी प्रशासन को इन्हें चुनौती दी और उसके बाद अब इनके सामने आ गया है लॉरेंस। यानी गोदारा यूपी पुलिस को चुनौती देता है, सरकार को चुनौती देता है और लॉरेंस कहता है ज्यादा उछलो मत। देखिए जरा। सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर। सनातन संस्कृति और सुशासन के पुरोधा योगी आदित्यनाथ टारगेट लॉक कर चुके हैं। यूपी में अगर गैंगस्टर गोली चलाएगा, पड़ोसी राज्य से उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाएगा, तो दोपहर पर चलकर आने वाले 4 कंधों पर जाएंगे, जिसका ट्रेलर योगी दिखा चुके हैं। 2 टपक गए हैं, 2 अरेस्ट हो गए हैं और एक लंगड़ा कर माफी मांग रहा है। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। और फिर इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। गैंगस्टर को क्या लगा था, विदेश में बैठकर योगी के प्रदेश में दहशत फैलाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सिंडिकेट खड़ा करेंगे। लेकिन शायद वो भूल गए, यहाँ अच्छों की योगी फोर्स ने अच्छे से खातिरदारी की। कुछ प्रदेश छोड़कर भाग गए, कुछ जहन्नुम पहुंच गए, तो कुछ जेल में अंतिम सांसें गिन रहे हैं और इसी खौफ में गैंगस्टर सनातनी राग अलाप रहे हैं। देखा आपने, गैंगस्टर अब सनातन की बात करने लगे। लेकिन ये बदलाव कैसे आया और ये क्या कह रहे हैं दिखाता हूं आपको। ये आप देखिए, गैंगस्टर रोहित गोदारा यूपी पुलिस को चुनौती दे रहा था, सोचिए जरा। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर भी आ गया है। इस बीच 2 कुख्यात गैंगस्टर, ये देख रहे हैं आप, लॉरेंस और रोहित गोदारा आमने सामने आ गए। क्या कह रहे हैं ये आपको बताता हूं। लॉरेंस ने गोदारा को नकली सनातनी बताया है। इसके लिए हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। ये लॉरेंस का गुर्गा है। गोदारा ने अपने शूटर्स के एनकाउंटर पर चेतावनी दी थी। शूटर्स के एनकाउंटर पर कहा था कि मैं असली सनातनी हूं। लॉरेंस गैंग गोदारा के यूपी सरकार पर किए गए पोस्ट पर भड़क गई है।
पोस्ट में लॉरेंस ने गोदारा को जयचंद और गद्दार कहा है। पोस्ट में बॉक्सर ने लिखा, योगी आदित्यनाथ महान नेता है, ये गैंगस्टर कह रहा है, उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश मत करो। हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाया जा रहा है। सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को करारा जवाब देंगे। गोदारा जैसे लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, इसलिए लॉरेंस गैंग से गोदारा को निकाल दिया गया था। अब आप सोचिए, गैंगस्टर ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन यूपी में अगर कोई गैंगस्टर आएगा तो उसे ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जिस तरीके की एक सफल मुठभेड़ हुई, जिगाना पिस्तौल और ग्लॉक पिस्तौल बरामद हुई, कारतूस बरामद हुए, यह दर्शाता है कि पुलिस सही रास्ते पर है। अब गैंगस्टर कह रहे हैं कि ये सही सनातनी है, ये नकली सनातनी है। गैंगस्टर्स अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए इस प्रकार की जन चर्चाओं को बढ़ावा देते हैं। अब मैं दर्शकों आपको बताऊंगा, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में खौफ है, क्योंकि अगर लॉरेंस और गोदारा गैंग आपस में आमने सामने आए तो बहुत बड़ा गैंग वॉर हो सकता है। लेकिन ये गैंग वॉर कैसे रुकेगा, इसे रोकेगा कौन, और ये दोनों एक दूसरे के सामने कैसे आएंगे, जरा दिखाता हूं आपको। ये आप देखें, इधर है लॉरेंस और इधर है गोदारा। लॉरेंस और गोदारा अपराध की दुनिया में पहले साझेदार थे। दोनों पहले एक ही गैंग में काम करते थे और गैंग में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ भी शामिल था। तीनों मिलकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में इनका दबदबा था। सोचिए आप, रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था और रोहित गोदारा ही आपराधिक ऑपरेशंस को संभालता था। और लॉरेंस और गोदारा दोनों इतने पक्के दोस्त थे कि लॉरेंस इस पर आंख मूंद कर भरोसा करता। इनकी दोस्ती में दरार की वजह आई पैसे का लेन देन की वजह से दोनों के बीच में तनाव शुरू हुआ, जिसके बाद गोदारा ने गोल्डी बराड़ के साथ अपना अलग गैंग बनाया। बाद में लॉरेंस और उसके भाई अनमोल से इन्होंने दूरी बना ली। अब दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। अब यूपी सरकार को लेकर दोनों आमने सामने आ गए। अगर ये विवाद आगे बढ़ा तो दोनों गैंग भिड़ सकते हैं। दर्शकों, दोनों के पास 250 से 300 मंझे हुए शूटर्स हैं और ये गैंग वॉर कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। लेकिन यूपी में सीएम योगी ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि यूपी में कानून का राज है और अगर गैंगस्टर यहां पर आएंगे तो ठोक दिए जाएंगे या फिर माफी मांगनी पड़ेगी। सुनिए जरा प्रशासन क्या कह रहा है। यूपी शासन की जो जीरो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको टेस्ट ना करें और यूपी में कानून का राज है और रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज सभी गैंगस्टर्स के लिए होगा कि वो इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां यूपी में ना करें। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ूंगा, आपको लेकर चलता हूं। आतंकियों की नई फैक्ट्री पाकिस्तान खड़ी कर रहा है और ये फैक्ट्री मसूद और हाफिज के गुर्गे खड़े कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर कोई नहीं भूला है और ये आतंकी तो रो रो कर बता रहे हैं कि इनके साथियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे बम बरसाए भारतीय सेना ने कि ये अब तक उठ नहीं पा रहे हैं। और दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। ये देख रहे हैं आप, अब ये आतंकी ठिकाने फिर से बन रहे हैं और इस आतंकी फैक्ट्री में नए आतंकियों को तैयार किया जाएगा जो भारत के खिलाफ और दुनिया में शांति भंग करने के लिए काम करेंगे। लेकिन अब आपने देखा है हिजबुल का ठिकाना, अब मैं आपको दिखाता हूं और अलग अलग जगह पर। ये आप देख रहे हैं जैश का आतंकी ठिकाना, ये पूरा टूट चुका है लेकिन अब इसे फिर से बनाया जा रहा है और इन्हीं आतंकी ठिकानों से नए आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। और इसका सबूत आपको बताता हूं, ये देख रहे हैं आप, यह मसूद का राइट हैंड और यही बार बार चिल्ला चिल्ला के कभी रोता है कभी गीदड़ भपकी देता है। सुनिए जरा क्या कह रहा है। मुझे बताइए, वो अमेरिकी सदर ट्रंप से लेकर
दिल्ली के मोदी तक, वो नेतन्याहू से लेकर मॉस्को तक, इन वीटो पावर और इन नेटो कुव्वतों के बीच में अगर इस जमीन की कोई शख्सियत डिस्कस हो रही है, मौजू बन रही है, और इन एटमी मुल्कों के माबेन जंग की अगर कोई वजह बन रही है, तो वो अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर है। पाकिस्तान का जिहादी असगर मौलाना मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लापता है। हाफिज सईद गायब हो चुका है और ये तब भी बाहर नहीं आया जब इनके परिवार वालों की लाशें बिछा दी। अगर कुछ बाहर आया तो वो जैश के टॉप कमांडर का कबूलनामा, जो अब बिलख रहा है, आतंकियों की बर्बादी पर मातम मना रहा है और दहशतगर्दों की नई फौज खड़ी कर रहा है। मैदानों से लेकर यहाँ तक पुकार रहा है, रब्बे काबा की कसम, जिहाद के साथ जुड़ जाओ, मेरा रब तुम्हें इज्जत और बुलंदियां देगा इंशाअल्लाह। मसूद कहां गया, हाफिज कहां है, किसी को नहीं पता। अंदेशा तो ये भी है ये आतंकी अब इस दुनिया में है भी या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आतंकी पौध को जन्म देने के लिए नया टेरर कैंप तैयार हो रहा है और ये नया आतंकी कैंप तैयार कर रहे हैं ताकि भारत पर हमला कर सके। लेकिन ये भूल गए दर्शकों ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें 9 आतंकी ठिकाने हमने तबाह कर दिए थे और धीरे धीरे इसके सबूत ये आतंकी और इनके गुर्गे खुद दे रहे हैं। आतंकी और उनके ठिकाने सेना ने मिटा दिए हैं, लेकिन अब आतंकी फिर से अपनी फैक्ट्री खोल रहे हैं जहां जैश और लश्कर आतंकियों की फौज तैयार करेंगे। अब आतंकी संगठन जैश और हिजबुल ने ठिकाना भी बदल लिया है। दोनों ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अपना नया अड्डा बनाया है और यह सब पाक आर्मी के संरक्षण में हो रहा है। इसके अलावा लश्कर चीफ हाफिज ने नई टेरर टीम बनाई है दर्शकों। ऑपरेशन सिंदूर में मची तबाही का टीम आकलन करेगी। सोचिए, मरकज़े तैयबा के पूर्व आमिर को टीम का लीडर बनाया गया है। टीम जमीदो साइट्स का भी दौरा कर रही है और रिपोर्ट भी देगी। अब तक 20 से ज्यादा ठिकानों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, ये आतंकी बार बार धमकी दे रहे हैं। आज इन्होंने फिर से गीदड़ भपकी दी है, सुनिए जरा। अपने पेट के लिए मुजफ्फराबाद में अपनी लाशें गिरा सकते हैं, तो कश्मीरी कौम के लीडरों, यहां की आवाम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जम्मू के अंदर मोदी की फौजों को उनके जोड़ों और उनके सरों पर लहरियों से वार करके तुम्हारी बहादुरी का इंतजार कर रहा है। देखा, ये काटने की धमकी दे रहा है, लेकिन मैं इसे और पूरे पाकिस्तान और आतंकियों को बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस पर आज भारतीय सेना ने भी क्या कहा है, सुनना चाहिए आपको। पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग आउट, पिछली बार जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी तो एक बात में बार बार एयरफोर्स को पूछा जाता था। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे कुछ पूछा ज्यादा जाता है, हम अपनों से ज्यादा पूछते हैं, दूसरों के बारे में हम कम सोचते हैं। तो बार बार पूछा जाता था कि ये तो दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है इसमें। तो ये मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, जो बालाकोट की पिक्चर है लेफ्ट में, उसमें आप देखिए सिर्फ सैटेलाइट पिक्चर में सिर्फ डॉट्स दिखते थे। जो आतंकी आधे घंटे नहीं लड़ पाए, अब वो धमकी दे रहे हैं। और इधर आतंकियों को लेकर आज एक और खुलासा हुआ है, जिसको लेकर सियासत भी हो रही है। यह है मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और यह है यासीन मलिक। लेकिन इसने आज एक बड़ा खुलासा किया और इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर बयान भी दिया है और इस पर सियासत हो रही है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, यासीन मलिक, ये देख रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ खड़ा हुआ था, वो हाफिज सईद के साथ बैठा हुआ है और हाफिज सईद आतंकी है और इसी को लेकर आज सवाल खड़े हुए हैं। और मैं अब आपको बताने वाला हूं
कि कैसे कांग्रेस पार्टी पर यासीन मलिक ने खुलासा किया है। आप चौंक जाएंगे दर्शकों। आतंकी यासीन मलिक ने आज खुलासा किया है। उसके एक हलफनामे ने भूचाल मचा दिया है। यह यासीन मलिक उम्र कैद की सजा काट रहा है और इसने आज एक बड़ा दावा किया। यासीन मलिक ने 2006 में हाफिज सईद से मुलाकात की थी और हाफिज से मुलाकात उसकी निजी पहल नहीं थी। आईबी के तत्कालीन डायरेक्टर वीके जोशी के कहने पर मुलाकात हुई थी और हाफिज से मीटिंग पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने थैंक यू कहा था, धन्यवाद दिया था। ये यासीन मलिक कह रहा है, आप सोचिए। और जब इसने ये दावा किया, इस दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हो गए, एक दूसरे पर निशाना साधा गया। बीजेपी ने कहा यह यूपीए सरकार की बैकडोर से डीलिंग पर सवाल है और बीजेपी ने पूछा आतंकी से मिलने की इजाजत कांग्रेस पार्टी ने क्यों दी थी। सवाल तो बहुत बड़ा है कि आखिर ये इजाजत दी तो दी किसने। सुनिए जरा बयानबाजी इस पर क्या हो रही है। आप देखो 11 साल हो गए, हम और आप भी समझ गए इनके टूल किट्स, कैसे ध्यान बटाना है किसी मुद्दे से। अडानी का नाम ले लो तो कुछ और ले आएंगे। अब वोट चोरी पे राहुल जी ने कल एक बड़ा खुलासा कर दिया। ज्ञानेश गुप्ता का तो चलिए छोड़ ही दीजिए, ज्ञानेश गुप्ता को बचाने आ गए अनुराग ठाकुर। जब वो भी नहीं चल पाए क्योंकि वो तो गोली कहीं मारते हैं, निशाना कहीं लगता है गोली मार ठाकुर का, चलिए उनको छोड़ दीजिए। आज ये ले आए, इसमें भी सेल्फ गोल हो गया। देखा आप, कांग्रेस पार्टी बचाव कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक मसले में नहीं फंसी है। कांग्रेस पार्टी आज एक्सपोज हो गई है और खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ही एक्सपोज कर रहे हैं। राहुल के अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है दर्शकों। अब आप कहेंगे कौन से नेता हैं जो खुद कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले पीएम मोदी लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो सत्ता में आए और इसके लिए राहुल गांधी ने एक नया खुलासा किया है और राहुल गांधी जेनजी को साथ में ला रहे हैं। जेनजी का आंदोलन अभी हाल ही में दर्शकों नेपाल में हुआ और नेपाल में सत्ता को बेदखल कर दिया, तख्ता पलट हो गया। क्या राहुल गांधी इसीलिए जेनजी को अपने साथ बता रहे हैं और इस ओर इशारा कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताता हूं, नेपाल में जेनजी के प्रोटेस्ट में हिंसा भी हुई थी। देखा था ना आप, सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। सिर्फ सरकार नहीं बदली, वहां की संसद को जला दिया, वहां की सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लूट लिया गया और इतना ही नहीं, सरकार के कई कागजात को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इधर राहुल गांधी चुनाव आयोग यानी उसी तरह से उस संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल उठाया, हालांकि जब पूछा क्या वो कोर्ट जाएंगे तो वो उससे मुकर गए। This is another milestone in setting up and demonstrating to. देखा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, फिर राहुल गांधी जेनजी की बात करते हैं। देख रहे हैं आप, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। और इसी के बाद सवाल उठा, क्या राहुल विद्रोह की तैयारी में आ गए हैं? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इधर राहुल गांधी विद्रोह कर रहे हैं और उधर आज एक तस्वीर सामने आई जहां पीएम मोदी और बीजेपी ने कहा हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। सुनिए जरा। आज करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है कि सच नानक होसे भी सच सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवा चुप चुप न हो गई जे लाई रहा लेवता भुखिया भुखना उतरी जीवना पुरिया। तो देखा,
पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या देश में बहुत बड़ा विद्रोह करने वाले हैं? ये सवाल उनके ट्वीट, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके नेताओं के बयान से उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या देश में आग लगाना चाहते हैं कांग्रेस के युवराज? क्या दुकान, मकान, फैक्ट्रियां और होटल्स को आग के हवाले करना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी के निशाने पर है चुनाव आयोग, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट? राहुल ने कल जिस तरह का बयान दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पोस्ट किया है, इससे उनकी मंशा सवालों के घेरे में आ गई है। हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा। वैसे तो अपने पोस्ट में राहुल सीधे सीधे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बोला और लिखा उसे समझना मुश्किल नहीं। तो सवाल ये कि आखिर राहुल गांधी को नेपाल मॉडल क्यों पसंद आ रहा है? क्या राहुल को मोदी के रहते चुनाव जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? सवाल ये भी, क्या राहुल और उनकी टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़ी साजिश में लगी हुई है? This stage is I would request youth of India. मैं देश के युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे राहुल गांधी के साथ खड़े हों। To the lone voice of Rahul. तो देखा आपने, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ युवा आ जाएं। क्या राहुल वाकई कोई जेनजी प्लान बना रहे हैं विद्रोह की तैयारी में? मैं दिखाता हूं आपको। नेपाल के बाद अब भारत में जेनजी की गूंज है और भारत में इंडिया अलायंस जेनजी को हवा दे रहा है और इस अलायंस की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को एक ऐसा ही मीडिया पोस्ट किया दर्शकों, जिसमें राहुल गांधी की मंशा पर तमाम सवाल खड़े हो गए। दरअसल राहुल ने अपने पोस्ट में युवाओं को भड़काने की कोशिश की और राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हुआ हूं, जय हिंद, ये राहुल लिखते हैं। लेकिन इसी को लेकर राहुल के पोस्ट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने पहले की थी, इसीलिए सवाल खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी राहुल ने जेनजी का जिक्र किया। दरअसल जेनजी इन दिनों नेपाल में हिंसा की वजह से काफी चर्चा में है और इसी महीने नेपाल में आंदोलन के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई थी, देख रहे हैं ना आप। जेनजी की इस हिंसा में नेपाल की ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल की इस हिंसा में ज्यादातर जेनजी यानी 13 से 28 साल के युवा शामिल हुए थे। क्या राहुल इन्हीं को आगे लाने का प्लान बना रहे हैं? सुनिए जरा राहुल क्या कह रहे हैं। कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हुई, तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं, राहुल गांधी प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन नेपाल में जेनजी ने, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हो, पुष्प कमल दहल प्रचंड हो या फिर झालानाथ खनाल हो, तीनों को निशाने पर लिया था। यानी सरकार से कोई नाराजगी नहीं थी और इसे लेकर क्या तस्वीर नेपाल से आई थी मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, देउबा की पिटाई की गई, वो तो सरकार में भी नहीं थी। सोचिए आप, उनका तो कुछ लेना देना भी नहीं था। उधर प्रचंड के घर में भी आगजनी हो गई और खनल की पत्नी को तो जिंदा जला दिया था, जबकि वो तो सरकार में भी नहीं थी। तो क्या यह आंदोलन पूरी तरह से सवालों के घेरे में था?
और अगर राहुल उस दिशा में जा रहे हैं तो उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और आज बीजेपी ने यही किया है। दर्शकों, राहुल विपक्ष की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, कहा है रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी संसद की मर्यादा को आहत कर रहे हैं। राहुल जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जेनजी के नाम पर वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी 55 साल के हो गए हैं और आखिर वो परिपक्व कब होंगे? इधर गिरिराज सिंह भी आए। उन्होंने कहा, राहुल हताश हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। राहुल जेनजी की बात करते हैं, दरअसल वो अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। राहुल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। देश में राहुल जैसे अर्बन नक्सल की कोई जगह नहीं है। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने कहा, जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है, जेनजी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो नेहरू, इंदिरा, राजीव को क्यों बर्दाश्त करेगा? जेनजी सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगा? आप देश छोड़ने की तैयारी करो, जेनजी आ रहा है। अब यहां पर सवाल खड़े हुए। बीजेपी ने कहा वो तो परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन अब इस पर कैसे राजनीति गर्मा गई है, सुनवाता हूं आपको। मित्रों, राहुल गांधी को हो क्या गया है? कितना झूठ बोलेंगे, कितना तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर रखेंगे, लेकिन देश के लोकतंत्र को आप धोखा दे रहे हैं। मोदी का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया, तो बताएं, तथ्यों पर सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, तथ्यों पर जवाब देगा चुनाव आयोग? खैर वो देगा नहीं, देना चाहिए चुनाव आयोग को। बीजेपी क्यों उछल कूद कर रही है साहब? राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। कभी जैन जेड की बात करेंगे, ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। बीजेपी जलने, जलाने, मार काट, नफरत ये बातें करती है। असलियत ये, इस देश का हर वोटर, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो, मजदूर हो, सजग हो चुका है कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी चल रही है और उसी से इनकी जो है वो हालत खस्ता है। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आ रहा हूँ जी। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, लोक संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करना, क्या ये आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? हमारे देश में नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन नौजवान देखना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है। हमारे नौजवानों को जो भविष्य है इस देश के अंदर, उनको आगे आना चाहिए और इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। आह्वान करता हूँ, उतरो और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ो। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। वोट चोरी अगर होगी तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हटेगा। तो यही जेनजी, यही युवा, यही छात्र संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करेगा। आई सल्यूट राहुल गांधी। अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल का सपोर्ट कर रहे हैं और देश नहीं, विदेश में भी बैठे नेता ये हैं राहुल के अंकल सैम। और ये पता है क्या कह रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि जेनजी राहुल के साथ आ जाए। और इतना ही नहीं, ये तो पाकिस्तान को भी पसंद कर रहे हैं। ये अकेले नहीं है। दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये है मणिशंकर अय्यर, ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। ये भी पाकिस्तान गए थे और इन्होंने भी पाकिस्तान से मदद मांगी थी। इसलिए यहां सवाल ये उठता है, क्या देश में जब इनकी साजिश कामयाब नहीं हो रही तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नेपाल में जबरदस्त हिंसा हुई दर्शकों, और ओली सरकार को सत्ता इसके बाद छोड़नी पड़ी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी हमले हुए। नेपाल में युवाओं के हिंसा के पीछे 4 बड़ी वजह थी। पहली वजह क्या? अस्थिरता। दूसरी वजह भ्रष्टाचार। तीसरी वजह भाई भतीजावाद और चौथा पिछड़ा। लेकिन भारत में इनमें से कुछ भी नहीं है। देश में 2014 से मोदी सरकार स्थिर है, पूर्ण बहुमत के साथ आई दोबारा, और देश की जनता ने तीसरी बार भी मोदी को चुना। 11 साल की सरकार में भ्रष्टाचार का अभी तक कोई मामला नहीं आया। पीएम मोदी खुद कह चुके हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और पीएम पर भाई भतीजावाद के आरोप भी नहीं है। वो परिवार से भी दूर रहते हैं और केवल देश के लिए सोचते हैं। अब विकास के मामले में भारत अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पर पहुंच गया और अगले 2 साल के अंदर तीसरे पर भी पहुंच जाएगा।
लेकिन देश में गरीबों की संख्या पर भी बड़े आंकड़े बताते हैं कि वो कम हुई है। ऐसे में राहुल को सत्ता मिल नहीं रही और इसलिए विदेश से भी साजिश रची जा रही है। इसकी अगुवाई राहुल के गुरु, जो ठीक उनके बगल में बैठे हैं, अंकल सैम। राहुल के गुरु सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और पित्रोदा ने कहा, मैं देश के युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाएं, उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाएं। सैम पित्रोदा ने यह बयान एक मीडिया एजेंसी को दिया है। दर्शकों, पित्रोदा ने आगे कहा, मैं पाकिस्तान गया था, मुझे वहां अपने घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया, मैं नेपाल गया, वहां पर भी घर जैसा ही लगा। मुझे वहां नहीं लगा कि मैं विदेश में हूं। आप सोचिए, पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है। आप खुद ही सुनिए ये कैसे पाकिस्तान की गुणगान गा रहे हैं। All I would do, भैया, at this stage is I would request youth of India. मैं देश के युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे राहुल गांधी के साथ खड़े हों। हम वास्तव में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में काफी सुधार कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान गया हूं और मुझे आपको बताना चाहिए कि मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं और मुझे घर जैसा महसूस होता है। कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान, करो भारतीयों का अपमान और पाकिस्तान को बताओ अपना भाईजान। अंकल सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी भी है और राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबी है, जो फॉरेन टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, राहुल गांधी के वेकेशन के टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने कहा है कि उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने घर जैसा महसूस होता है। प्रकार से भारत के लोगों के बीच में जो बंटवारा करते हैं, उनको एट होम महसूस होता है पाकिस्तान। कांग्रेस के बड़े नेता सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा कि भारत से ज्यादा उन्हें अच्छा पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में ज्यादा अच्छा फील करते हैं। तो फिर जाओ और वहां रहो। उस व्यक्ति को जो पिछले 35 साल से कांग्रेस को दिशा दे रहा है, उस व्यक्ति को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। अर्थात राहुल गांधी को कांग्रेस पाकिस्तान घर जैसा लगता है, सोनिया गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। हमें तो घर जैसा नहीं लगता, हमें तो शत्रु देश लगता है। हमें तो वह देश लगता है जो आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। विश्व भर में आतंक की फैक्ट्री के रूप में कुख्यात पाकिस्तान के प्रति राहुल गांधी और उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा का ये जो अथाह प्रेम है, निर्दोषों की हत्या का बदला लेने के लिए ऑपरेशन संदूर चला रहे हों, उनके लिए मंगल गीत गाने वाले लोग महामूर्ख हैं। दर्शकों, राहुल गांधी कांग्रेस ने जेनजी से अनुरोध किया कि वो उनके साथ आए, लेकिन इधर जेनजी की हार हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कांग्रेस के जेनजी हारे हैं, लेकिन साथ ही जेनजी जीत गए। यानी बीजेपी ने डूसू चुनाव, स्टूडेंट विंग का चुनाव था, इसमें बीजेपी का छात्र संघ एबीवीपी जबरदस्त प्रदर्शन करता है और उनका कब्जा रहता है, उनकी जीत होती है। तो देखा आप, इधर छात्र संघ के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, लेकिन राहुल गांधी युवाओं के लिए कह रहे थे, लेकिन यहां पर उनका एनएसयूआई हारा है और एबीवीपी की जीत हुई है। तो देखा, यानी राहुल गांधी जेनजी से अनुरोध कर रहे हैं, युवाओं से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन इधर युवाओं ने किसके साथ अपने आप को पाया है वो मैं आपको दिखाता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीजेपी ने धमाका कर दिया है। डूसू में बीजेपी के स्टूडेंट्स विंग का कब्जा हो गया है। डूसू में एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा किया। डूसू में पिछले 5 साल में 3 प्रेसिडेंट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुने गए और इस चुनाव में अलग अलग छात्र संघों के 21 कैंडिडेट्स मैदान में थे। मुख्य मुकाबला था बीजेपी की एबीवीपी और कांग्रेस की एनएसयूआई के बीच, जिसमें बीजेपी की एबीवीपी ने कांग्रेस के जेनजीज को निपटा दिया है। आर्यन मान, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो अध्यक्ष चुने गए हैं। 16,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते हैं। उसके बाद कुणाल चौधरी जो सचिव हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। ये 7,000
से ज्यादा वोटों से जीते हैं और दीपिका झा ये संयुक्त सचिव ने 4000 से ज्यादा वोटों से इनकी जीत हुई है। और इस जीत पर ये क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। जेन जी को कुछ भी नहीं है जेन जी को लेकर। जेन जी तो ये है कि जो हर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट जेन जी नहीं है कोई भी, हर एक स्टूडेंट राष्ट्रवाद की बात करता है। आगे की प्राथमिकता ये है कि तो दिल्ली की यू स्पेशल बस जो चालू हो चुकी है, और एक हमारी रेखा गुप्ता जी सीएम जो दिल्ली की एबीवीपी की रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये जो आश्वासन दिया है कि दिल्ली मेट्रो कंसेशन पास जल्द से जल्द लागू होगा। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा 5 साल का सपना पूरा हुआ है और आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक साथी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मेरे को विजयी बनाया, मेरे पे भरोसा जताया और 16,000 से विजयी बनाया। ये जीत मेरी नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक उस छात्र की है जो प्रवासी है, जो दूसरे क्षेत्र से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में रह रहा है, हॉस्टलों में रह रहा है, पीजीओ में रह रहा है, और हिम्मत कर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा और आज विद्यार्थी परिषद ने मुझे टिकट दी, उसके लिए धन्यवाद। मेरा जीत का श्रेय सारा विद्यार्थी परिषद और एक एक विद्यार्थी को जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय को। जितनी मेहनत टीम ने करी थी और टीम की आज जीत है, मैं सारी जीत अपनी टीम को समर्पित करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरा इस जर्नी में साथ दिया। लड़ाई बहुत कठिन थी और बाकी जो भी कैंडिडेट हारे और जीते उन सभी के प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं। मेरी ओर से सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई। युवाओं का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार और बहुत सारे काम आगे बढ़े। उस क्षेत्र का संसद सदस्य हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी जीते। दर्शकों, इधर तो बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूं बिहार, क्योंकि बिहार में लालू परिवार के घर के अंदर महाभारत हो गई है। आप कहेंगे अभी तो तेज प्रताप और तेजस्वी लड़ रहे थे, ये नई महाभारत कैसे शुरू हो गई? आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, इधर है तेजस्वी और लालू, लेकिन अब तेजस्वी के खिलाफ रोहिणी आचार्य ने भी बिगुल फूंक दिया है और इन्होंने भी एक पोस्ट किया है और तेज प्रताप तो पहले ही बगावत कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, रोहिणी ने ये पोस्ट किया है, देख रहे हैं आप, ये तेजस्वी की बस है, इसमें आमतौर पर तेजस्वी बैठते हैं, लेकिन इधर बैठे हुए हैं संजय यादव, ये तेजस्वी के सलाहकार हैं। लेकिन इस तस्वीर की बिहार में बड़ी चर्चा है, और ये चर्चा क्यों है और इसमें कैसे लालू परिवार बिखर रहा है, आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। ये आप देखिए, यह पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है रोहिणी आचार्य ने, और रोहिणी ने इसी पोस्ट के जरिए संजय यादव पर सवाल उठाए हैं, यानी तेजस्वी पर सीधा सीधा निशाना साधा है। और अब मैं आपको बताता हूं, रोहिणी ने निशाना साधा है, इधर तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जिस बस में वो बैठे हुए थे उसी बस में संजय यादव उनकी सीट पर बैठे, इसी पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे तेजस्वी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन बीजेपी ने बाकायदा एक एआई जनरेटेड वीडियो ट्वीट किया है और इसमें वो बता रहे हैं कि कैसे लालू परिवार के अंदर महाभारत हो रही है। देखिए जरा। हम समय है महाभारत में एगो संजय रहे जवन आनर धृतराष्ट्र के आंख बन गई। आज के जमाना में लालू परिवार में हरियाणा से एगो संजय आयल बा जौन तेजस्वी के आंख पर पट्टी बांध देले बा। 25 बरस हो गया हमको ये पार्टी बनाए हुए, लेकिन पापा अभी पार्टी का फ्यूचर तो हम ही है ना। चुप रहो, कुछ भी बोलता है, अभी पापा है ना। का ठीक है तो कह रहा है। जो जयचंद है, हम पर्दाफाश करके रहेंगे। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच लालू परिवार में महाभारत जारी है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर करने के बाद भी परिवार में तेजस्वी और उनके करीबियों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट ने खलबली मचा दी। पटना छोड़ के जो भागने वाला है, जो जयचंद है, यही 5 परिवार था जो पटना छोड़ के भागने वाला था। इसका मैं नाम लूंगा। मैंने सबको आगाह किया था कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हर एक लोगों को। हम पर्दाफाश करके रहेंगे।
सवाल यही है, क्या सत्ता के लिए लालू परिवार में लड़ाई हो रही है? क्या जयचंदो ने पार्टी और परिवार को मुश्किल में डाल दिया है? अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है और लालू प्रसाद यादव का परिवार क्या वाकई बिखरने वाला है। लालू यादव के परिवार में फिर से घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर तकरार होने लगी है और संजय यादव तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। चुनाव से पहले तेजस्वी बिहार की यात्रा पर इसी तरह की बस से निकले हुए हैं और यात्रा में एक दिन संजय यादव तेजस्वी की उस सीट पर बैठे जिस पर सिर्फ तेजस्वी बैठते हैं और बस की इसी सीट पर तेजस्वी यादव बैठ गए और उसके बाद संजय यादव बैठे। इस सीट पर बैठने को लेकर रोहिणी ने नाराजगी जाहिर की। रोहिणी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में संजय यादव पर सवाल उठाए गए। लिखा, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए होती है। उनकी अनुपस्थिति में किसी को सीट पर नहीं बैठना चाहिए। कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से ऊपर अगर समझ रहा है तो बात अलग है। पूरे बिहार में सीट पर लालू और तेजस्वी ही बैठे और लोगों ने देखा है उनकी जगह पर कोई और बैठे, ये हम कतई मंजूर नहीं करेंगे। इस पोस्ट को बिना कुछ लिखे बोले रोहिणी ने शेयर किया। साफ संकेत हैं, रोहिणी संजय यादव के बढ़ते रुतबे से खुश नहीं है। तेज प्रताप यादव के बाहर होने के बाद भी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है और रोहिणी ने बिना कुछ कहे विरोध की आवाज को उठा दिया है। और तेज प्रताप यादव को जब पार्टी से निकाला गया था दर्शकों, तब भी तेज प्रताप यादव ने पार्टी में जयचंदो का जिक्र किया था। जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप का निशाना संजय यादव पर ही था जो तेजस्वी के बगल में खड़े हुए हैं। संजय यादव को लेकर पार्टी और परिवार में कलह थम नहीं रही है और इसलिए लालू परिवार भी चिंतित हैं, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है। फ्रंट सीट पे कोई और बैठा है तो रोहिणी ने कहा कि फ्रंट सीट तो नेता की। अब ये आरजेडी का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हम आरजेडी में है नहीं तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। माले महाराज का मिर्जा खेले होली, ये कैसे संभव है लालू परिवार में? भाई तेजस्वी तक को बर्दाश्त कर रहे थे, अब संजय को भी बर्दाश्त करेंगे? ये ना होगा। बड़े तेजू पहले ही बोल चुके हैं, बहुत जयचंद हैं, अब रोहिणी भी आ गई हैं। लालू जी अभी हैं तब ये हाल हो रहा है। आगे आगे देखिए क्या होता है। ये सत्ता की चाशनी ऐसी है ना कि भाई बहन सब आपस में लड़ेंगे। ये अप्पू और पप्पू दोनों संवैधानिक पद के योग्य नहीं, जिम्मेवार नहीं, जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरते। All is not well in राजद। गद्दी तो एक है, लेकिन लगता है विधानसभा चुनाव तक दावेदार अनेक हो जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुश्किल में हैं और उनकी मुश्किल कभी कभी और ज्यादा बढ़ जाती है। देख रहे हैं आप, वो बस पर चढ़े हुए थे और भीड़ को जो फेंक रहे हैं वो पेन है, कलम, जिससे आप लिखते हैं और इसी को लेकर तेजस्वी अब सियासत का शिकार हो गए और वो जबरदस्त तरह से घिर गए। कौन क्या कह रहा है आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये तेजस्वी हैं, पेन फेंक रहे थे, वो कलम बांट नहीं रहे, फेंक रहे हैं। ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह, पहले खुद कलम का इस्तेमाल करना सीख लें, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दें। चोरों को हर जगह चोर ही नजर आते हैं। बिहार अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ से विरोधी बौखला गए हैं, जवाब दिया आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। तेजस्वी के अश्वमेध का घोड़ा निकल चुका है, अब यह विजय के साथ ही रुकेगा। जिस मोकामा में कभी AK-47 बांटी जाती थी, वहां तेजस्वी कलम बांट रहे हैं, शिक्षा और बदलाव का संदेश दे रहे हैं। फिर बीजेपी ने पलटवार किया। मां सरस्वती की आराधना करने वाले हिंदू समाज में अगर पेन गलती से हाथ से गिर जाए तो उसे उठाकर माथे से लगाया जाता है। बसंत पंचमी जो देवी सरस्वती को समर्पित है, कलम को ज्ञान, बुद्धि और सृजन का प्रतीक मानकर पूजते हैं। ऐसे बिहार में हर घर में शिक्षा का वास है। एक 9वीं फेल लोगों के बीच पेन फेंक रहा है और इन्हें मुख्यमंत्री बनना है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने यह कहा और इस पर सियासत रुकी नहीं है, बीजेपी हमला बोल रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। पिताजी वाली बात, पिताजी वही जो काम करते थे, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, कलम फेंक रहे थे तो
कलम फेंके नहीं, पहले कलम का उपयोग अपने कर लें, तब दूसरों को कलम के विषय में बता दें। कलम बांटने का की बात अगर कर रहे हैं तो गुनाहगार कौन है? गुनाहगार को सामने लाइए, जिसने बिहार में चरवाहा विद्यालय बनाया। कलम बांटना आपके द्वारा यह राजनीति में एक सामाजिक गुनाह है। जिस कलम का इस्तेमाल करके आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता विकसित करना चाहिए था, उस समय तो आपने कलम को धत्ता बता दिया। इसलिए कलम बेखौफ है, कलम पकड़ने वाले नहीं। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। आप सोचेंगे कौन सी प्लानिंग है, आइए आपको बताता हूं। वक्फ पर देश भर में प्रदर्शन की बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। इसकी पूरी टाइमलाइन आ गई, दिखाता हूं आपको मैं। वक्फ को लेकर देश में अलग अलग जगह पर यह प्रदर्शन हुए, लेकिन आपको फिर से सड़कों पर इसी तरह प्रदर्शन दिख सकता है, क्योंकि यह अब और ज्यादा बढ़ेगा। मार्च अप्रैल में यह प्रदर्शन हुआ था, लेकिन फिर से इस प्रदर्शन को हवा देने की पूरी तैयारी की जा रही है और मस्जिद में बाकायदा इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, दिखाइए जरा, एक लेटर जारी कर दिया, देख रहे हैं आप, और उसमें बताया जा रहा है कि कभी दुकानें बंद करनी है, कभी आपको सीधा विरोध वक्फ का दर्ज कराना है। आप सोच रहे हैं, यहां पर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप अगले कुछ महीनों में प्रदर्शन के लिए तैयार रहें। देखिए रिपोर्ट। वक्फ कानून को वापस लो, वक्फ कानून को वापस लो। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बड़ी तैयारी कर ली है। अक्टूबर से नवंबर तक मुस्लिम संगठन सड़क से लेकर सत्ता के प्रतिष्ठानों तक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। मुस्लिम समाज के बड़े नेता वक्फ कानून को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। यहां से हमारे इत्तेहाद का नारा, हमारे जिंदगी के हयात के सबूत का नारा जब हम लगाएंगे, तो यह आवाज उन तमाम लोगों तक पहुंचेगी जो हमसे हमारी मसाजिद को इस कानून के जरिए छीनना चाहते हैं। वक्फ कानून को वापस लो, वक्फ कानून को वापस लो। तो ये विरोध प्रदर्शन अभी भी किया जा रहा है और अब कैसी तैयारी की जा रही है दर्शकों, आइए आपको बताता हूं वक्फ को लेकर क्या तैयारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है, नए वक्फ कानून के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे और इस दौरान लोगों को कानून को लेकर जागरूक किया जाएगा। शहर शहर सभाएं और मीटिंग की जाएंगी, सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाया जाएगा और आज जुमे की नमाज के वक्त लोगों को मस्जिदों में जागरूक किया गया है। मस्जिद में वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए दुआ मांगी गई। 24 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम गिरफ्तारी देंगे। 3 अक्टूबर को मुस्लिम अपनी दुकान और दफ्तर तक बंद रखेंगे, यह अपील की जा रही है। 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से धरना दिया जाएगा, गिरफ्तारी होगी और 16 अक्टूबर को देश के हर राज्य में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। इस दौरान त्योहारों का सीजन है, दिवाली आ जाएगी। मुस्लिम संगठनों के लोग वक्फ कानून वापस लेने की मांग करेंगे। 16 नवंबर को रामलीला मैदान में बड़ी विरोध रैली भी की जाएगी और रैली में देश भर के लोग शामिल होंगे। देश की जानी मानी हस्तियां और राजनीतिक नेता भी जुटेंगे। अल्पसंख्यक नेताओं के साथ प्रमुख वक्ता भी शामिल होंगे और वक्फ कानून की वापसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन आपको सुनाता हूं इस पर मुस्लिम मौलाना क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल को लेकर जो पूरे देश में धरने प्रदर्शन और बड़े बड़े प्रोग्रामों का ऐलान किया है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ, उसमें यकीनी तौर पर कुछ चीजें ऐसी निकलकर सामने आई जो वक्फ प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। इसलिए सरकार को चाहिए
मुसलमानों के साथ बैठकर बातचीत करें। जहां तक सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये ऐलान करने का है कि हम जो एजिटेशन का है, धरना प्रदर्शन का है, उनका मौलिक अधिकार है कि वो धरना कर सकते हैं, उनका ये मौलिक अधिकार है, मगर ये उनका अधिकार नहीं है कि वो किसी समुदाय को, किसी कम्युनिटी को वो गुमराह करें। उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए अगर वो ईमानदार हैं और वो सच्चाई की बात करने के लिए आगे आने की बात करते हैं तो उन्हें ये सच्चाई भी बतानी चाहिए कि 60 साल के अंदर, एक लंबे कार्यकाल के अंदर कांग्रेस ने उसका दोहन किया है। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ूंगा और ये खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई और नहीं बताएगा। आईफोन के लिए लखपति लाइन में लगे हुए हैं। पहले आपको इनकी लाइन दिखाता हूं, दिखाइए जरा। आईफोन 17 लॉन्च हो गया है और इसको लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर, कैसे अलग अलग जगह पर लोग पहुंचे हुए हैं। भगवा आईफोन आया है, भगवा आईफोन, और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको अलग अलग शहर दिखाता हूं, कौन से शहर में कैसा हाल है। देख रहे हैं आप, आईफोन की सेल से पहले मुंबई में बाकायदा काउंटडाउन, और उसके बाद लोग कैसे घुसे देखिए जरा। देखा आप, लोग देख रहे हैं आप, ये रात भर लाइन में लगे और इनमें से कई लखपति हैं, क्योंकि फोन भी बड़ा महंगा है। आपको दिखाऊं अगली तस्वीर, दिल्ली में भी लोग पहुंचे हुए हैं। मुंबई में तो मार हो गई, देखिए जरा, मारपीट तक हो गई। इतना महंगा फोन लेने के लिए गए, उसके बाद मारपीट हो गई। और इधर दिल्ली में आप देखिए, मॉल के बाहर से अंदर तक लोग, ये बाहर और अंदर तक भी लाइन लगी हुई है। आप सोचिए, देश में यह हो रहा है। बेंगलुरु में भी लोग ऐसे ही आईफोन 17 लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो आपको थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा। देख रहे हैं आप, देश भर में इस समय आईफोन का क्रेज है और हाथ में आईफोन 17 चाहिए। आप सोचिए जरा, हमारे देश में आज लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। कहीं खाना बंटता है तो हजारों लोग काम छोड़कर लाइन में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, आज भी लाखों लोग भूखा सोने को मजबूर हैं। एक तबका तो ऐसा है जिसके पास अपना घर नहीं है, वो फुटपाथ पर सो रहा है, आपको दिख जाएंगे लोग। और उसी देश में लोग आईफोन खरीद रहे हैं और रात भर लाइन में लगे हुए हैं। आप सोचिए बस थोड़ी देर के लिए, आईफोन की कीमत लाखों में होती है। ये 10-20 हजार का फोन नहीं है। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो छोटा सा फोन लेते हैं, लेकिन लाख रुपए की वैल्यू क्या होती है आप सोचिए जरा। हम और आप EMI देते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे में आईफोन खरीदने के लिए एक तबका समाज में कितना असर डालता है। आईफोन खरीदने के लिए बिहार के मुंगेर से हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक बेटी पिता से आईफोन खरीदने की जिद करती है। माता पिता उस जिद को पूरी तो नहीं कर पाए तो उसने ब्लेड से हाथ काट लिया। ये लोग हैं इस देश में रहने वाले। देश में गरीबी जरूर घटी है दर्शकों, भारत में 1 दशक में गरीबी कम हुई है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं 11 साल में लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और इसी का नतीजा है कि भारत में अब फोन खरीदते हैं लाखों लोग। लेकिन मुंबई के एप्पल स्टोर के बाहर आप सोचिए, ये लाखों का फोन लेने के लिए जब लोग पहुंचे तो वहां मारपीट होने लगी। ये देखिए आप, ये लखपति लोग हैं। आईफोन 17 की अलग अलग सीरीज आई हैं और जैसे ही बिक्री शुरू हुई लोग आपस में लड़ पड़े। ऑनलाइन स्टोर में देख रहे हैं आप कैसे मारपीट हो रही है। भारत में 82,900 रुपए में आईफोन 17 लॉन्च हुआ है। आईफोन एयर की कीमत है 1,19,900 रुपए। इतनी लोगों के घर की EMI नहीं होती है। और आईफोन 17 प्रो की कीमत आप सुनेंगे 1,34,900 रुपए। सोचिए आप, ये प्रीमियम मॉडल है। अब आप सोचिए आपके पास है इतने पैसे। लेकिन इससे भी बड़ा एक और है, आईफोन 17 प्रो मैक्स, जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि अगर देश में कोई भूखा है तो कोई लाखों का फोन लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। इस बारे में सोचिए। पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है हमने मार्क जकरबर्ग से। अगर मार्क जकरबर्ग कुछ नया करने या जोखिम उठाने से डरते
तो वो दुनिया में कभी फेसबुक या व्हाट्सएप पर आप लोग बात नहीं कर पाते। न्यूयॉर्क में जन्मे जकरबर्ग बचपन से ही कंप्यूटर के दीवाने थे। 12 साल की उम्र में पहला प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाया और स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए पहुंचे। एक दिन हॉस्टल के कमरे में उन्हें फेसबुक का आइडिया आया। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का तब दुनिया में डंका बज रहा था। कोई भी मार्क के विचार पर पैसे खर्च करने को तैयार नहीं था। तब मार्क के एक दोस्त ने $15,000 की मदद की और इस तरह 20 साल की उम्र में जकरबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च किया, जो आप लोग मोबाइल पर चलाते हैं। फेसबुक पर फोकस करने के लिए मार्क ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। हुनर और खुद पर भरोसा और रिस्क उठाने की क्षमता, इन 3 खूबियों ने उन्होंने ऐसा कमाल किया, आज आधी दुनिया उनके सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करती है। और मार्क जकरबर्ग की जिंदगी हमें यही सीख देती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा है रिस्क ना लेना। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो गारंटी है कि आप कभी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई काम आपको चाहिए तो रिस्क लीजिए, तभी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।